हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहक अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मोहक बहुत सुंदर थी। उसको आए दिन लोग उसके खाने पीने पर ध्यान देने के लिए बोलते थे। रास्ते में भी लड़के उसको पतली लकड़ी बोलकर चिढ़ाते थे। पर मोहक बेचारी क्या करे, वो कितना भी खा ले उसकी बॉडी को लगता ही नहीं था। मोहक की उम्र 25 साल की हो गई थी, पर वो 25 की लगती ही नहीं थी। एक दिन मोहक के घर पर उसके डॉक्टर मामा आए और उन्होंने मोहक को कहा, अरे मेरी बच्ची, तू कितनी दुबली पतली हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सूखी लकड़ी खड़ी है। कुछ खा पी लिया कर। मामा जी क्या करूं मैं कितना भी खा लूं मेरी बॉडी पर खाना लगता ही नहीं है। बेटा जी, सिर्फ खाना खाने से तेरे शरीर पर खाना नहीं लगेगा। आपको अपने खाने पीने में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मैं आपको एक डाइट चार्ट बना कर दूंगा, उसको बस 1 महीने तक फॉलो करना और फिर देखना कैसे हेल्दी हो जाओगी तुम और तुम्हारा चेहरा भी ग्लो करने लगेगा। सही कह रहे हैं ना मामा जी आप। पक्का मैं मोटी तो हो जाऊंगी ना। मैं इस पतलेपन से बहुत परेशान हो गई हूँ। सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। रोज रोज के तानों से मैं परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर मामा मोहक को डाइट चार्ट बनाकर देते हैं। वो उसको बताते हैं कि क्या खाने से क्या फायदा होगा और क्या खाने से नुकसान। मोहक सारी बातें अच्छे से सुनती है और कुछ दिनों बाद उस डाइट को फॉलो करने लगती है। कुछ ही वक्त में उसका वजन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन मोहक अपने सामने खाना रखकर बैठी हुई थी और उसके बढ़ते वजन को देखकर उसकी माँ उससे कहती है, ओ महारानी, बस कर, कितना खाएगी? देख ले जरा अपने वजन को, तू कितनी फैलती जा रही है। थोड़ा कम खाया कर बेटा, वरना कुछ दिनों बाद तू चल भी नहीं पाएगी। क्या माँ, भी ना, जब मैं पतली थी तब भी आपको दिक्कत थी और अब जब मैं मोटी हो गई हूँ तो भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे मेरी बच्ची, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू ना ज्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज्यादा मोटी। अगर अब तू मोटी हो गई थी तो पहले पतले होने की वजह से तेरा रिश्ता नहीं आता था और अब तेरे ज्यादा मोटे होने की वजह से नहीं आएगा। ठीक है माँ, अब मैं खाना थोड़ा कम कर दूंगी, लेकिन इसको खत्म तो कर लूँ जो मेरे सामने रखा है, या इसे भी छोड़ दूँ? मोहक इतना बोलकर अपने सामने रखा सारा खाना खाने लगती है। दिन निकलते रहते हैं और मोहक का खाना और वजन कम ही नहीं होता। मोहक बहुत मोटी हो जाती है। एक दिन मोहक को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुमन और उसका बेटा महेश मोहक को देखते हैं और उसे देखकर सुमन शारदा से कहती है, शारदा जी, आपको नहीं लगता आपकी बेटी का वजन कुछ ज्यादा है? ये घर के सारे काम कर लेगी क्या? ये हमारे घर को संभाल लेगी क्या? सुमन जी, कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब होने की वजह से इसने जिम जाना छोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा वजन बढ़ गया है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। शादी के बाद घर का काम करते करते वजन कम हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, वैसे मोहक हमें बहुत पसंद आई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बाकी आप देख लीजिए कब शादी का मुहूर्त निकालना है। सुमन मोहक को पसंद कर लेती है। महेश को भी मोहक पसंद आती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। मोहक अपने ससुराल जाती है और सारे घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, पर उसका खाना वैसा ही रहता है, अनप्लान्ड डाइट लेना, जिससे वो और ज्यादा मोटी होने लगती है। एक शाम सुमन और मोहक दोनों बाजार से आकर बैठे ही थे कि मोहक की दोस्त शीला आती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी शीला कहती है, और मोहक, सब बढ़िया है ना? और तेरे ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बहन, बस सब बढ़िया ही चल रहा है। तू बता, तेरा सब ठीक है ना? हाँ, मेरा भी सब बढ़िया है। पर तू ये बता कि तू इतनी मोटी कैसे हो गई है? कॉलेज टाइम में तो इतनी पतली थी कि हवा का एक झोंका आता और तू उड़ जाती, और अब ऐसी लगती है जैसे कि गुब्बारे में हवा भर दी हो। तेरे देवर की शादी आ रही है, उसमें तू गुब्बारा दिखेगी, और तू अपने देवर की शादी में कैसे नाचेगी? शीला इतना बोलकर बहुत तेज तेज हंसने लगती है और मोटी महक का मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर कि उसकी दोस्त उसके ही घर उसका मजाक उड़ा रही है, मोहक को बहुत गुस्सा आता है और मोहक शीला को कहती है, सुन शीला, तू मेरे घर में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रही है, और रही बात मेरे स्लिम होने की, तो तू अब देख मेरे देवर की शादी तक मैं कैसे अपना वजन इतना कम कर लूंगी कि मेरे आगे सारी औरतें फीकी लगेंगी, और मैं अपने देवर की शादी में लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके पर नाच कर भी दिखाऊंगी। याद रहे, इस गाने पर नाचते हुए वो लड़की गिरकर मर गई थी, और तू नाचते हुए किसी पर गिर गई
तो वो जरूर मर जाएगा। चल देखते हैं तू अपने देवर की शादी तक कितना वजन कम कर लेगी। सारी बात करने के बाद शीला अपने घर चली जाती है और मोहक अपने घर का काम करने में लग जाती है। रात होती है। मोहक सबको रात का खाना खिलाने के बाद सारा काम करके सोने चली जाती है और अपने कमरे में जाती हुई बोलती है, चल मोहक, कल से तेरा नया दिन शुरू होने वाला है। कल तुझे अपने इस मोटे शरीर पर काम करना है, अपनी डाइट स्टार्ट करनी है। उस शीला की बच्ची को तो मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं पतली हो सकती हूँ और इस गुब्बारे शरीर को स्लिम ट्रिम बना सकती हूँ। अगले दिन से वो अपनी डाइट पर ध्यान देना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और अब मोहक अपने खाने की मात्रा को बहुत कम करने लगती है। और तो और वो पतली नहीं होती, लेकिन अंदर से कमजोर हो जाती है। आए दिन उसका बीपी कभी लो होता तो कभी उसके सर में दर्द होता। एक दिन मोहक घर का काम करते हुए बेहोश होकर हॉल में गिर जाती है। ये उसकी सास सुमन देख लेती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, मोहक बहू, अरे बहू क्या हुआ तुझे, उठ जा जल्दी। सुमन उसको उठाने की बहुत कोशिश करती है पर मोहक नहीं उठती। तब सुमन अपने छोटे बेटे मुकेश को आवाज लगाती है, मुकेश बेटा यहाँ आ जल्दी, देख तेरी भाभी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई है। मुकेश दौड़ता हुआ हॉल में आता है और अपनी भाभी को जमीन पर गिरा देखकर वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। मुकेश मोहक को उसके डॉक्टर मामा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। डॉक्टर मामा उसकी हालत देखकर उसकी सास सुमन को कहते हैं, मोहक की इस हालत का कारण अपने डाइट को अचानक कम करना है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है, जिससे और कोई दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। पर डॉक्टर, मोहक तो टाइम पर ही खाना खाती है। हाँ, एक दो बार मैंने उसको हरी सब्जी और सलाद ही खाते हुए देखा बस, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ऐसे ही खा रही होगी। देखिए, इसके खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। खून की कमी से एनीमिया का खतरा हो सकता है। इतना बोलकर डॉक्टर मामा वहाँ से निकल जाते हैं। सुमन मोहक के पास ही रहती है। डॉक्टर और मोहक की माँ मोहक की डाइट की बात कर रहे थे और ये सब दूर खड़े होकर मुकेश सुन रहा था। कुछ देर बाद मोहक को होश आता है। होश में आते ही मुकेश अपनी भाभी के पास जाता है और मोहक से पूछता है, भाभी आपने डाइट करना स्टार्ट कर दिया? क्यों? आपको डाइट करने की क्या जरूरत है? मैं डाइट नहीं करती थी, पर एक दिन मेरी सहेली घर आई और उसने मुझे गुब्बारा कहा और बोला कि कुछ दिनों में तेरे देवर की शादी है तो इस उम्र में गुब्बारा लग रही है। बस इसलिए मैंने डाइट स्टार्ट कर दी और पतले होने की ठान ली। अरे भाभी, आप मुझे बता सकती थी, मैं आपको डाइट बता देता। आपने खुद खाना छोड़ दिया और आज देखिए आप हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे भाभी, आप भूल गई थी क्या? आपका जो देवर है वो जिम ट्रेनर है। मुकेश अपनी भाभी को बोलकर वहाँ से चला जाता है। दिन निकलते हैं। मोहक हॉस्पिटल में ही रहती है। कुछ दिनों बाद मोहक की हालत में सुधार के बाद मोहक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मोहक घर आती है। उसके घर वाले उसके खाने पीने का बहुत ध्यान देते हैं। मोहक के ठीक होने के कुछ दिन बाद मुकेश मोहक के कमरे में आता है और उसके हाथ में एक डाइट चार्ट होता है। वो डाइट चार्ट अपने भाभी को देकर कहता है, ये लीजिए भाभी, आपका डाइट चार्ट। मैंने इसमें सारी चीजें लिख दी है। जैसे फैट को कम करते समय लोग अक्सर अच्छी युक्त पदार्थों का सेवन करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। आप ऐसा मत करना और कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। थैंक यू देवर जी। अब मोहक मुकेश के दिए हुए डाइट चार्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है और कुछ दिनों में ही उसकी बॉडी में बदलाव आने लगते हैं। वो सच में पतली और स्लिम हो जाती है। अब उसके देवर की शादी का दिन आ जाता है। उस शादी में वो अपनी सहेली शीला को बुलाती है। अरे वाह मोहक, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। तूने तो सच में अपनी बात को पूरा कर लिया। तू सही कह रही थी कि तेरे आगे सारी औरतें फीकी लगेंगी। हाँ देखा, मैं कह रही थी ना कि मैं तुझे पतली होकर दिखाऊंगी। मोहक इतना बोलकर अपने देवर की बारात में चली जाती है और लो चली में अपने देवर की बारात लेकर गाने पर डांस करने लगती है। और वो शादी में बहुत डांस करती है क्योंकि उसको अब कोई भी मोटी नहीं कहता और ना ही गुब्बारा बोलता। शारदा अपनी बहू प्रेरणा का गृह प्रवेश करवाकर घर में लेकर आती है। शारदा को अपनी बहू के आने का बहुत इंतजार था और अपनी बहू के आने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, मुझे तेरे बौनेपन से कोई परेशानी नहीं है, पर तू कभी इस बात को लेकर झिझकना भी मत। तू मुझे सास नहीं अपनी माँ ही समझ। और हाँ,
तुझे इस घर में जैसे रहना है रह सकती है, ठीक है? माँ जी सच में मेरी तो किस्मत ही खुल गई। आप जैसी सास मुझे मिली है। मैं एक अनाथ मौनी लड़की थी, फिर भी आपने मुझ जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाया। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहू? तू इस घर की बहू है, इसलिए अब खुद को ना अनाथ समझना बंद कर दे। और तुझ में इतने गुण हैं कि कोई भी तुझसे मिलता ना तो तुझे कभी मना नहीं कर सकता था। मुझे तो खुशी है तू मेरी बहू है घर की। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं कि इतने में शारदा की पड़ोसन हेमा आती है और बोलती है, अरे शारदा बहू लाई और किसी को कानो कान खबर तक होने नहीं दी। बोनी बहू लाई है ना इसीलिए। अरे तू भी ये क्या बोल रही है? बोनी बहू लाई हूँ इसलिए नहीं, बल्कि किसी को खबर इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम तो गांव घूमने गए थे। वहाँ पड़ोस में मेरी बहू प्रेरणा रहती थी। जितने भी दिन हम गांव में रहे थे, प्रेरणा ने ही हमारी सेवा पानी की थी। बहुत ही संस्कारी लड़की है, इसलिए मुझे ये अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई। सही है, ये भी खर्चा भी बच गया पार्टी का तेरा। तो वैसे देखने में तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ी बोनी है। बस भी कर, मेरी बहू को बार बार बोनी बोनी मत बोल। और रही बात पार्टी की, तो एक बार मेरा बेटा अपना काम खत्म करके वापस आ जाए तो पार्टी भी दे दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू बता, तू यहाँ क्यों आई है? मैं तो ऐसे ही तुझसे मिलने आ गई थी, क्योंकि अब तो तू बहू वाली हो गई है। टाइम कहाँ होगा तेरे पास अपनी पड़ोसन के लिए, इसीलिए मैं खुद ही चली आई। क्या हुआ, मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या तुझे? अरे नहीं काकी, माँ जी के बारे में ऐसा मत बोलो, वो कभी कुछ नहीं भूलती हैं। हाँ देखा, तू तो समझी नहीं, लेकिन मेरी बहू समझ गई बिना बोले मेरी बात। तू है कि अलग ही मतलब निकाल रही है। अब पता चला ना मेरी बहू कितनी अच्छी है। अब तेरे घर में मैं आई हूँ तो क्या मुझे तू ऐसे ही भूखा रखेगी क्या? अपनी बहू से बोल जाकर मेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आए। अब घर में आए मेहमान जब तक खुद नहीं बोलेंगे तब तक क्या कुछ मिलेगा नहीं? अरे नहीं, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई चाय नाश्ता का बोलने के लिए। बहू जाकर काकी के लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दे। हेमा को पकौड़े बहुत ही पसंद है ना, और हाँ आलू के। अरे वाह, तुझे याद है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मुझे तो लगा था तू भूल ही गई होगी बहू के आने के बाद, लेकिन तूने तो याद रखा। अच्छा लगा मुझे ये जानकर। ऐसे कैसे भूल जाती? जब यहाँ नई नई आई थी तू और मैं तेरे घर आती थी तो तू रोज मुझे अपने पसंद के चाय पकौड़े तो खिलाती थी ना, इसलिए याद है मुझे सब अच्छे से। आप दोनों बातें करो, मैं अभी जाकर गर्मा गर्म पकोड़े बना कर लाती हूँ। और मेरे हाथ के तो बहुत ही अच्छे बनते हैं पकोड़े, आप दोनों को भी बहुत पसंद आएंगे। प्रेरणा रसोई में चाय पकौड़े बनाने चली जाती है और रसोई में जाते ही बोलती है, हे भगवान, माँ जी ने तो अपनी रसोई में सारा सामान आसमान पे रखा हुआ है। मुझे सब अपने हिसाब से ही नीचे रखना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पहले पटरा लगाकर माँ जी और काकी के लिए चाय पकौड़े बना देती हूँ, बाद में रसोई को अपने हिसाब से लगा दूंगी। सारा सामान भी ठीक से लगाना पड़ेगा मुझे। प्रेरणा इतना बोलकर चाय पकौड़े बनाने लगती है और थोड़ी देर बाद चाय पकौड़े बनाकर बाहर दे देती है। उसके हाथ के चाय पकौड़े खाकर हेमा भी उसकी तारीफ करने लगती है और ये देखकर शारदा को बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही प्रेरणा घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन प्रेरणा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी उसकी सास रसोई में आती है और सारा सामान ऐसे जमीन पर देखकर शारदा बोलती है, अरे बहू, कौन सा भूकंप आ गया? ये सारा सामान नीचे क्यों बिखरा पड़ा है? माँ जी बिखरा नहीं है, ये तो मैंने ही नीचे रखा है सब। लेकिन नीचे क्यों रखा? माँ जी आपने सब कुछ इतना ऊपर रखा हुआ था, मुझे नीचे उतारने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सब नीचे ही रख दिया। हे भगवान, अब ये बौनी बहू की रसोई है, ये तो मैं भूल ही गई थी। माँ जी क्या हुआ? मैंने सब सामान नीचे रख दिया, ये सब आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अब क्या अच्छा और क्या बुरा, बौनी बहू की रसोई में सामान ऊपर तो मिलेंगे नहीं, इसलिए ठीक ही है। अब मैं क्या ही बोलूं। अच्छा ठीक है, तू खाना बना ले, मैं जरा हेमा के साथ बाहर जा रही हूँ। शारदा को अपनी बोनी बहू की रसोई देखकर अजीब तो लगता है, लेकिन अब करती भी क्या, इसीलिए वो बिना कुछ बोले चली जाती है। शारदा की बोनी बहू की रसोई भी ठीक ही चल रही थी। कुछ दिनों बाद प्रेरणा का पति विनोद भी ऑफिस का सारा काम खत्म करके वापस घर आ गया होता है। तभी प्रेरणा सबके लिए खाना बनाने के बाद टेबल पर लगा देती है। सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। प्रेरणा सबको खाना दे रही होती है कि तभी विनोद की नजर
प्रेरणा के हाथ पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से जला हुआ होता है। ये देखकर विनोद बोलता है, ये तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा कैसे जल गया? वो आप आए थे ना, इसलिए मैं रसोई में पूड़ी बना रही थी, लेकिन चूल्हा इतना ऊपर है कि मुझे पूड़ी बेलने के बाद फेंकना पड़ता है। आखिरी पूड़ी जब कढ़ाई में फेंकी तो गरम तेल का छींटा आ गया और मेरा हाथ जल गया। बहू, जब तूने सारे मसाले के डब्बे नीचे रख दिए तो चूल्हा भी नीचे रख लेती। जब तुझे पता है तू चूल्हे तक नहीं जा पाती है तो जरूरी है क्या चूल्हा ऊपर ही रखना? माँ जी, मैंने चूल्हा नीचे रखा था, लेकिन जब सारा सामान ही नीचे आ गया तो चूल्हे के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही थी, इसलिए मुझे ऐसे ही खाना बनाना पड़ता है। भगवान जाने क्या होगा मेरी बौनी बहू की रसोई का। इतना तो पहले ही सारा सामान नीचे है, लेकिन जो चीज नीचे करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो ही नहीं करी तूने। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था प्रेरणा। जब तुम चूल्हे तक नहीं पहुंच पा रही थी तो नीचे कुछ रख लेती, उसके ऊपर चढ़ जाती ना, तो उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो पटरा पहले ही टूटा हुआ था। जब मैं उसके ऊपर चढ़कर सामान उतार रही थी तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, तभी पटरा भी टूट गया था। लो माँ, आपकी बोनी बहू की रसोई में खाना पकाने से ज्यादा ना कारनामे हो रहे हैं। चुप कर तू। एक तो बहू का हाथ जल गया है, ऊपर से तू उसे ताने मार रहा है। चल बहू, मैं तेरे हाथ पर कुछ लगा देती हूँ, छाला नहीं पड़ेगा फिर। शारदा वहाँ से प्रेरणा को लेकर चली जाती है और जब तक प्रेरणा का जला हुआ हाथ ठीक नहीं होता तब तक शारदा ही अपनी बोनी बहू की रसोई में जाकर खाना बनाती है, लेकिन सारे सामान नीचे ही थे। बार बार शारदा को नीचे झुकना पड़ता था। एक दिन शारदा रसोई में अपने लिए चाय बनाने जाती है तो चाय बनाते हुए शारदा अपने आप से बोलती है, ये मेरी बौनी बहू की रसोई में सारा सामान नीचे ही है। बार बार नीचे झुकने से तो मेरी कमर ही टूट गई। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरी बौनी बहू की रसोई में मेरी बहू के आगे कोई दिक्कत भी ना हो और खाना भी सही से बना ले बहू। इतना बोलकर शारदा शाम को अपने बेटे के आने के बाद उसके कमरे में जाती है, जहां प्रेरणा और विनोद पहले से बात कर रहे होते हैं। वहां जाने के बाद शारदा बोलती है, बेटा, मैं कुछ सोच रही थी। माँ, ऐसा क्या सोच रही हो आप जो आपको यहाँ आना पड़ा? मुझे बताओ, क्या सोच रही हो आप? बेटा, हमें घर तो बनवाना ही है, तो क्यों ना हम इसी महीने घर बनवाना शुरू कर दे। माँ, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। और हाँ, घर का डिजाइन मैं खुद बनाऊंगा। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब मैं तय करूंगा। ठीक है ना माँ? हाँ ठीक तो है, लेकिन घर की रसोई को तो डिजाइन नहीं करेगा। लेकिन क्यों माँ? घर की रसोई को मेरी बहू डिजाइन करेगी। अब मेरी बौनी बहू की रसोई में कम से कम उसे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। जैसा आपकी बोनी बहू चाहती है बिल्कुल वैसा ही आपकी बोनी बहू की रसोई होगी। लेकिन बहू, अपना ख्याल रखते हुए ये मत भूल जाइयो कि हम भी हैं इस घर में। थैंक यू, आप मेरे लिए इतना सोचते हो। और माँ जी, आपकी बोनी बहू की रसोई देखना बहुत ही अच्छी होगी अब तो। शारदा घर को दोबारा बनवाने के लिए बोल देती है और अब इस बार शारदा की बोनी बहू की रसोई प्रेरणा के ही हिसाब से बनवाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।